सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्यपाल महामहिम गुजरात आचार्य देवव्रत जी और हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पद्मश्री के लिए मेरे नाम का चयन किया गया है। और जो एक नया मिशन यहाँ पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर शुरू किया गया प्राकृतिक खेती के नाम से हरियाणा सरकार ने, एक ये सपना प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा कि प्राकृतिक खेती को किस तरह से एक आम किसान तक पहुंचाया जाए। उनके इस सपने को एक मूर्त रूप या एक प्राण फूंकने का काम आचार्य देवव्रत जी ने किया। तो इसकी आज एक बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधन लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन और इसकी फर्टिलिटी लगातार कम होती जा रही है, और जो भूमिगत जल स्तर है, जैसे हम यहाँ कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ लगभग प्रतिवर्ष 4 से 5 फुट प्रतिवर्ष जो भूमिगत जल है, जो वाटर टेबल है, नीचे जा रही है। इसके अतिरिक्त एक जो सबसे एक सीरियस इशू जो सामने आने वाला है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग एक अपना इस तरह से विक्रांत रूप या एक हिंसक रूप लेती जा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, और जो खेती, जो अन्न उत्पादन हम वर्तमान परिस्थितियों में कर रहे हैं, उसमें लगभग सारी ही प्रैक्टिसेस हम ऐसी करते हैं जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इन तीनों का विसर्जन बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और आपने इस वर्ष देखा भी होगा कि मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता आती जा रही है। ये साल जो 2023 का गया है, इसमें जो जुलाई का महीना था, विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो 1901 के बाद आज तक का सबसे गर्म महीना था जुलाई का। और अगर अगस्त महीना देखा जाए और भारतीय एक मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशन बताई जाए, तो अगस्त के महीने में लगभग 36% बारिश कम हुई है। तो आपने और भी देखा होगा कि जगह जगह जैसे बादल फटने की घटनाएं काफ़ी हुई हैं इस बार, और लैंडस्लाइड्स काफ़ी हुई हैं। तो इस तरह से जो परिवर्तन आता जा रहा है, इसकी वजह से हमारी खेती भी प्रभावित हो रही है। कहीं बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, कहीं कहीं कम हो जाती हैं, और ज़्यादा होती हैं तो इतनी होती हैं कि वहाँ जान और माल का नुकसान होने लगता है, और जो फसलें खड़ी होती हैं वो भी नष्ट होने लगती हैं। तो इनके इलाज के लिए, और दूसरा इसके अतिरिक्त जैसे यूरिया का प्रयोग, जो लगभग मनुष्यों के अंदर भी, पशुओं के अंदर भी और फसलों के अंदर भी अनेक तरह के कीट और बीमारियों को जन्म देता है। असंतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग होता है। यूरिया के ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से असंतुलन होने लगता है। दूसरे पोषक तत्व हैं जो 17 पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए, और इसके अतिरिक्त यूरिया जैसे खाद्यों का ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से फसल में कीट और बीमारियां बढ़ने की वजह से जो रासायनिक दवाइयां हैं उनका प्रयोग भी बढ़ने लगा है। इन चीज़ों की वजह से हर जगह एक असंतुलन आने लगा है। ज़मीन में ही नहीं, ज़मीन के स्वास्थ्य में ही नहीं, पौधों के स्वास्थ्य में, पशुओं के स्वास्थ्य में, आदमी के स्वास्थ्य में लगातार एक गिरावट, एक बीमारियां जैसे बढ़ती जा रही हैं। और इसकी एक मात्र अगर हम इलाज चाहिए इन सारी चीज़ों का, जो भी एक समस्याएं भारतीय कृषि में आती जा रही हैं, मैं कहता हूं कि प्राकृतिक कृषि उसका बहुत एक अच्छा इलाज है, समाधान देता है हर तरह से। क्योंकि प्राकृतिक खेती में ज़मीन की पोषक तत्व, ज़मीन का जैविक कार्बन बढ़ता है, और ज़मीन में जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, जिससे लगभग 60 से 70% कीट व बीमारियों का संतुलन का कंट्रोल अपने आप ही स्वयं हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें 4 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन 4 तत्वों की वजह से 3 गैसें बनती हैं, और यही 4 तत्व जीवाणुओं का भोजन होती हैं।
सूक्ष्म जीवाणुओं का और केंचुओं का भोजन बनती हैं। और इसलिए प्राकृतिक खेती का सबसे पहला क्या डेफिनेशन आती है, क्या परिभाषा आती है कि क्या है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती को अगर संक्षेप में हम कहें तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। जब मिट्टी में, भूमि में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो इनसे जो केंचुए हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। और जब इनकी दोनों की संख्या बढ़ जाती है तो इनके दोनों के शरीर ही एक तरह से मैं कहूँगा कि नाइट्रोजन और कार्बन का, जैविक कार्बन का भंडार होते हैं। और जब इनकी लगातार बढ़त होती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है, तो लगातार इनकी मृत्यु भी होने लगती है, डिके भी होने लगता है। और जो हम खेत में अवशेष वगैरह डालते हैं उनको खाकर भी ये डिके कर देते हैं और उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं।